Hello everyone, I Charul welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 28th lecture in the lecture series of Geomorphology. And guys, as you know that we have started a sub-lecture series on landforms in which we are discussing about each and every landform in detail. So we have already talked about the first order landforms and the second order landforms. And now we are talking about the third order landforms. We have already completed the topic of the fluvial landforms and now we are going to start with the aeolian landforms, which are basically the landforms which are formed because of the action of the wind. And in the further videos, we will be talking about the aeolian erosional landforms and about the aeolian depositional landforms. Guys, but before starting this video, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. Guys, you have to tell me what is the difference between the delta and the alluvial plains. Which river is responsible for the formation of bird claw shaped delta? What is the difference between the tributaries and the distributaries? And guys, which factors are responsible for the growth of the delta? If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So guys, let's talk about the aeolian landforms. So in the previous video, we discussed about the fluvial landforms, which are basically formed because of the action of the river. And guys, हमें पता है कि fluvial, aeolian and the glacial landforms are basically the examples of the third order landforms, which are formed because of the exogenic forces, that is because of the wind, river and the glaciers. तो जो हमारे लैंडफॉर्म्स रिवर एक्शन के कारण बन रहे थे उन्हें हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म बोला, एंड जो लैंडफॉर्म्स एयर के कारण, विंड के कारण बनेंगे उन्हें हम लोग एओलियन लैंडफॉर्म का नाम दे देते हैं. तो गाइस, जैसे हमारी रिवर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ऐसे ही ब्लोइंग विंड में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. जैसे हमारी रिवर एक जगह पर इरोजन करके वहाँ से सेडिमेंट्स उठाकर दूसरी जगह पर डिपॉजिट करती है, ऐसा ही कुछ हमारी विंड भी करती है. लेकिन गाइस, विंड एक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? डेजर्ट एरियाज में, क्योंकि ना तो वहाँ पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एंड ना ही वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन होती है, जिसकी वजह से गाइस वहाँ पर इरोजन करना बहुत ही आसान हो जाता है. तो गाइस, जिस पॉइंट से हमारी विंड स्टार्ट होगी वहाँ पर उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी, वहाँ पर उसकी इरोजिविटी ज़्यादा होगी. तो हमारी विंड क्या करेगी? कुछ सेडिमेंट्स को अपने साथ फ्लो करवाना शुरू कर देगी. लेकिन जैसे ही हमारी विंड की स्पीड, उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी या फिर रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रैकल आ जाएगा तो वो सेडिमेंट्स नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे एंड वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी एओलियन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की. तो जहां पर इरोजन होगी वहां पर एओलियन इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड जहां पर उन सेडिमेंट्स की डेपोजिशन होगी वहां पर बनने वाले हैं एओलियन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. तो गाइस, हमारे जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं हॉट डेजर्ट एरियाज एंड एक होते हैं हमारे कोल्ड डेजर्ट एरियाज. तो जो हॉट डेजर्ट एरियाज होते हैं यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है एंड यहाँ पर विंड्स भी बहुत ज़्यादा ब्लो करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एओलियन लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है. लेकिन जो हमारे कोल्ड डेजर्ट एरियाज होते हैं जैसे कि तुंद्रा बायोम, वहाँ पर गाइस ग्लेशियर्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है अदर देन दी एओलियन लैंडफॉर्म्स. तो ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे डेजर्ट एरियाज. ना तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड ना ही कोई वेजिटेशन है, जिसकी वजह से जो यहाँ की सबस्ट्रेटा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. मतलब सेडिमेंट्स बहुत ही फ्रीली अर्थ की क्रस्ट के ऊपर मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी विंड इनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देगी एंड वहां पर एओलियन लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो गाइस, बेसिकली हमने एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन के बारे में देखा था कि विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर्स आर द 3 इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द विंड एज द एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन. तो गाइस, हमें पता है कि ये बेसिकली हॉट डेजर्ट एरियाज में बनते हैं. तो हम लोग पहले डेजर्ट्स के बारे में ही जान लेते हैं. तो गाइस, आपको पता है कि डेजर्ट्स कहाँ पर बनती हैं?
जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसकी वजह से गाइस क्या होगा कि वहाँ की सॉइल प्रोफाइल बहुत अच्छे से नहीं बनी हुई होगी, उसकी फर्टिलिटी कम होगी, इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं होगी। अगर कहीं पर फूड ही अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ नहीं होगी एंड वहाँ पर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बेसिक रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन जो एक पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि जो हमारे डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर होता है रेनफॉल। एंड गाइज ये बेसिकली मिलते हैं हमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पर, क्योंकि वहाँ पर ऑफ शोर ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो गाइज होता क्या है कि जो हमारी ट्रू डेजर्ट्स होती हैं वहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इवेंचुअल होती है। मतलब साल में कभी एक आधी बार रेनफॉल हो गई तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होती। इसीलिए वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी वाइल्ड लाइफ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। और ऐसे डेजर्ट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रू डेजर्ट्स, जैसे कि है हमारे सहारा डेजर्ट्स। तो गाइस एक बार देखते हैं कि लोकेशन ऑफ द डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। गाइस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि डेजर्ट्स बेसिकली 30 से लेकर 50 डिग्री लैटिट्यूड के एरिया में मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ओपन वाटर बॉडीज नहीं हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल्स नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉइस्चर की कमी हो जाती है एंड वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाती एंड वहाँ पर हमारी विंड कर देती है इरोजन। तो गाइस जो हमारे डेजर्ट्स हैं, एक तो ये 30 से लेकर 50 डिग्री लैटिट्यूड तक होते हैं एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर चलती हैं हमारी ऑफ शोर ट्रेड विंड्स दैट बेसिकली ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द वाटर बॉडीज, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी मॉइस्चर नहीं होता एंड इवन अगर कोई भी मॉइस्चर है भी लैंड पर तो वो विंड के साथ ही ब्लो हो जाता है हमारी सीज एंड ओशियंस की तरफ। तो गाइज आपने देखा कि हमारे डेजर्ट एरियाज कहाँ कहाँ पर होते हैं एंड इवन गाइज अगर दो माउंटेन्स हैं तो उसके बीच में भी हमारे डेजर्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि गाइज होगा क्या कि अगर कोई भी क्लाउड आएगा तो वो हमारे माउंटेन के साथ टकरा कर वहाँ पर रेनफॉल कर देगा, लेकिन वो आगे तक आ ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट्स होते हैं वहाँ पर डेजर्ट्स मिल जाते हैं। तो गाइस अगर जो हमारे डेजर्ट एरियाज है जहाँ पर अच्छे से रेनफॉल नहीं हो रही, वहाँ की सबस्ट्रेटा बहुत ही ज़्यादा रॉकी है, मतलब क्या हुआ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉक्स प्रेजेंट है, तो ऐसे डेजर्ट एरियाज को हम लोग रेग बोलते हैं एंड अगर वहाँ पर सैंड्स प्रेजेंट है तो उसको अर्ग बोला जाता है। तो गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैंडी डेजर्ट है, दैट इज द सहारा डेजर्ट। तो गाइस हियर इज द लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि सहारा डेजर्ट के बारे में तो आपको पता होगा, कालाहारी डेजर्ट, थार डेजर्ट एंड गाइज यू हैव टू राइट डाउन ये डेजर्ट्स बेसिकली कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं। उसके बाद है हमारी नामिब डेजर्ट, उसके बाद है गाइज अटाकामा डेजर्ट एंड आपको बताना है कि अटाकामा डेजर्ट की बेसिकली इम्पोर्टेंस है क्या। उसके बाद क्या है हमारी ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड आपको पता है कि सैंडी डेजर्ट को अर्ग का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद है हमारी सिम्सन डेजर्ट एंड उसके बाद है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। तो गाइज अभी बात करते हैं हम लोग रॉकी डेजर्ट्स के बारे में, जिसे हम लोग हमाडा के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली जब बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लो करती है तो पीछे हमारे कुछ रॉक्स रह जाते हैं एंड होगा क्या कि रॉक्स के ऊपर जो भी सॉफ्ट सेडिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, लूज सेडिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो विंड के साथ ब्लो करके दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से गाइस जो भी उस डेजर्ट में रॉक्स रह जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड दिखाई देंगे और ऐसे डेजर्ट्स को हम लोग हमाडा बोलते हैं एंड इसकी एग्जांपल है हमारे सहारा डेजर्ट जो कि प्रेजेंट है अफ्रीका में। तो गाइज जो हमारे हमाडा है, एक तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर रॉक्स प्रेजेंट होंगे जो कि पॉलिश हो जाएंगे ड्यू टू द फास्ट ब्लोइंग विंड्स एंड दूसरी चीज़ क्या होगी कि जैसे हमारे नॉर्मल डेजर्ट्स होते हैं यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगी, जिसकी वजह से गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा विंड्स ब्लो करेंगी, जिसकी वजह से हमारे रॉक्स और ज़्यादा पॉलिश होते रहेंगे। उसके बाद गाइज है हमारे स्टोनी डेजर्ट्स, जिन्हें हम लोग रेग के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी विंड थी उसने अच्छे से इरोजन कर दी हमारे डेजर्ट एरियाज की,
मतलब क्या हुआ, अभी वहां पर ना तो कोई रॉक प्रेजेंट है और ना ही किसी तरह की सैंड प्रेजेंट है, और उसके पीछे क्या हुआ कि हमारे स्टोन्स प्रेजेंट रह गए। मतलब अभी यहाँ पर इस टाइप के डेजर्ट में सिर्फ स्टोन्स प्रेजेंट हैं। अभी आपको पता है कि जो हमारी वेजिटेशन है उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मॉइस्चर चाहिए फ्रॉम द सॉइल, लेकिन यहाँ पर तो अच्छे से सॉइल प्रेजेंट ही नहीं। अभी स्टोन में तो हमारी वेजिटेशन की रूट्स नहीं जा सकती, जिसकी वजह से यहाँ पर तो गाइस होती ही नहीं है वेजिटेशन। मतलब इसे हम लोग ट्रू डेजर्ट का पार्ट भी मान सकते हैं। एंड इसका एक और नाम है जिसे बोला जाता है सेरीर। मतलब जो हमारी स्टोनी डेजर्ट है उसको हम लोग रेग भी बोल सकते हैं, एंड उसका दूसरा नाम क्या है गाइस, सेरीर। एंड यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोन। इवन गाइस अगर यहाँ पर रेनफॉल हो भी जाए तब भी यहाँ पर वेजिटेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी रूट्स अंदर तक जा ही नहीं सकती सॉइल के, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे एंड उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। गाइज उसके बाद हम लोग बात करते हैं सैंडी डेजर्ट्स की, जिन्हें हम लोग अर्ग भी बोलते हैं। तो गाइज अभी क्या हुआ कि एक एरिया में विंड ब्लो कर रही थी, उसने वहां से सेडिमेंट्स को उठाया, लेकिन क्या हुआ कि बीच में कोई ऑब्स्ट्रैकल आ गया, जिसकी वजह से जो हमारी विंड थी उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो गई। एंड हुआ क्या कि जो भी सेडिमेंट्स हमारी विंड अपने साथ ब्लो करवाते हुए लेकर आ रही थी वो एक जगह पर जाकर डिपॉजिट हो गए। एंड जब ये लूजली पैक्ड जो हमारे सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह पर डिपॉजिट हो जाएंगे एंड वहां पर हमारी रेनफॉल भी कम होगी और हमारी वेजिटेशन भी कम होगी, तो ऐसे डेजर्ट्स को हम लोग सैंडी डेजर्ट्स का नाम दे देते हैं। एंड गाइस दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रू डेजर्ट्स। एंड यहीं पर बनते हैं हमारे अयोलियन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, क्योंकि आपको अभी ये पता चल चुका है कि सैंडी डेजर्ट्स बेसिकली बनते हैं क्योंकि वहां पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। एंड जैसे कि हमारी विंड उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करवा रही है, तो यहाँ पर हमारे अयोलियन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो गाइज जो ये सेडिमेंट्स थे ये बेसिकली कहाँ से आए, हमाडा एंड रेग से। एंड ये डिपॉजिट हो गए एक एरिया में जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम थी, एंड इन्होंने फॉर्मेशन कर दी है हमारे सैंडी डेजर्ट्स की। तो गाइस अभी क्या हुआ कि वहां पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इरोजन हो गई। मतलब वहां पर कहीं कहीं तो इतने ज़्यादा बुरी तरह से डिप्रेशंस बन चुके हैं कि वहां पर कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकता, जिन्हें बेसिकली गलीज या फिर रेविन्स का नाम भी दे दिया जाता है। मतलब अभी तो वहां पर इंडस्ट्री, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते कि वो लैंड किसी भी यूज़ की नहीं है। तो ऐसी लैंड को हम लोग बैड लैंड टोपोग्राफी का नाम दे देते हैं। बैड लैंड का मतलब क्या हुआ कि ये लैंड बहुत ही ज़्यादा बैड है, हम लोग इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो यहाँ पर वेजिटेशन ग्रो की जा सकती है एंड ना ही यहाँ पर किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि गाइस इवन ये भी हो सकता है कि पहले वहाँ पर डेजर्ट थे, उसके बाद हमने क्या किया कि वहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज बना दी। इंडस्ट्रीज के कारण हमारी अर्थ की क्रस्ट और ज़्यादा डैमेज हो गई, जिसकी वजह से अब वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता एंड वहाँ पर फॉर्मेशन हो गई बैडलैंड्स की। तो गाइज अभी हम लोग बात करते हैं माउंटेन डेजर्ट्स की, या फिर जिन्हें हम लोग वादीज का नाम भी देते हैं। तो गाइज अभी जो हमारे दो माउंटेन्स हैं उसके बीच में कोई लैंड एरिया प्रेजेंट है। तो हुआ क्या कि जो हमारे माउंटेन्स थी उसकी इरोडिंग होती गई एंड वहां पर किसी भी तरह की रेनफॉल नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पर बेसिकली माउंटेन शेडेड एरिया बन गया है। क्योंकि जो रेनफॉल है गाइस बेसिकली वो क्या होगी कि जो हमारा लेफ्ट माउंटेन है उसकी लेफ्ट साइड पर हो जाएगी एंड राइट माउंटेन के राइट साइड पर, लेकिन उन दोनों माउंटेन्स के बीच में रेनफॉल नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे माउंटेन्स की हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे क्लाउड्स माउंटेन के साथ टकराएंगे एंड बेसिकली उनके इन बिटवीन रेनफॉल नहीं हो पाएगी। एंड ऐसे डेजर्ट्स को हम लोग बोलते हैं माउंटेन डेजर्ट्स। एंड गाइस होगा क्या कि अगर इनकी डेप्थ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो इन्हें हम लोग वादीज का नाम दे देते हैं। तो ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे माउंटेन डेजर्ट या फिर वादीज। एंड आपको पता होगा कि कश्मीर की वादियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं एंड दे आर बेसिकली द डेजर्ट एरियाज। तो गाइज अभी बात करते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है बेसिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स। अभी जब हमारे रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन होगी तो वो बने हुए थे हमारे मिनरल्स, सैड और डिफरेंट सेडिमेंट्स से। तो क्या होगा कि जब हमारे रॉक्स ब्रेक डाउन हुए तो वहाँ पर सैंड की फॉर्मेशन हुई, सेडिमेंट्स की फॉर्मेशन हुई एंड इसी को हमने वेदरिंग का नाम दे दिया। तो अभी बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनसे हमारे रॉक्स की वेदरिंग हो सकती है।
जैसे कि गाइज हमारी हुई फिजिकल वेदरिंग। तो गाइज आपको पता है कि डेजर्ट एरियाज में ना तो वेजिटेशन होती है और ना ही हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसके कारण वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा टेम्परेचर दिन में होता है उतना ही कम टेम्परेचर रात में हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी रॉक्स दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी एंड रात को बहुत ज़्यादा कूल डाउन होने के कारण उनमें बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाएंगी। एंड जैसे कि हमारी रॉक्स डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रही है, तो हम लोग बोल देंगे कि इसकी फिजिकल वेदरिंग हो गई है, क्योंकि ना तो यहाँ पर किसी भी तरह का केमिकल प्रोसेस हो रहा है एंड ना ही कुछ और चीज हो रही है। तो अभी बात करते हैं गाइस केमिकल वेदरिंग की। हुआ क्या कि जो हमारे रॉक्स थे उनमें फिजिकल वेदरिंग के कारण कुछ क्रैक्स आ गए, क्योंकि हमारे जो डेजर्ट्स थे वहां पर दिन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था एंड रात का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से रॉक्स में कुछ क्रैक्स आ गए। वहां पर रेनफॉल हुई तो इन क्रैक्स में वाटर चला गया एंड आपको पता है कि वाटर जब दिन में बेसिकली होगा क्या कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन रात में वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आइस जब एक्सपैंड करेगी तो इससे क्या होगा गाइस, बेसिकली दो तरह के प्रोसेसेस हो रहे होंगे, एक तो हाइड्रेशन एंड दूसरा ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से हमारे रॉक्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी, उनकी वेदरिंग हो जाएगी। एंड जैसे कि यहाँ पर दो तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि हाइड्रेशन एंड द ऑक्सीडेशन, इसीलिए हम लोग इस टाइप की वेदरिंग को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग, which is basically the breakdown of the rocks because of the hydration and the oxidation। तो गाइस अभी आपको पता है, आपने कभी प्याज छीला है? आपको पता है कि अनियन में बहुत ही सारी लेयर्स होती हैं, तो एक तरह की हमारी वेदरिंग होती है अनियन पीलिंग वेदरिंग। तो गाइस इसमें होता क्या है कि जैसे रात में क्या हुआ कि वहां पर जो पानी प्रेजेंट था वो जम गया एंड दिन में वो मेल्ट हो गया। तो काफी टाइम तक जब ऐसा होता रहेगा तो जो अपर पार्ट ऑफ द रॉक्स हैं वो बेसिकली क्या होंगी, इरोड होना शुरू हो जाएंगी। एंड जब दिन में हमारी विंड्स ब्लो करेंगी तो ये जो लूजली पैक्ड सेडिमेंट्स थे वो हमारी विंड के साथ दूर तक ब्लो हो जाएंगे एंड धीरे धीरे हमारी रॉक की जो लेयर है वो एक से होकर दूसरी ऐसे ऐसे रिमूव होती चली जाएगी। एंड इससे क्या होगा कि जैसे हम लोग प्याज को छीलते हैं वैसे ही हमारी रॉक की पीलिंग डाउन हो जाएगी, इसीलिए हम लोग इन्हें अनियन पीलिंग वेदरिंग का नाम भी दे देते हैं। अभी बात गाइस करते हैं विंड इरोजन की। जैसे हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में देखा था इरोजन एंड द ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें हमने देखा था कोरेजन, कोरोजन, हाइड्रोलिक एक्शन एंड एट्रीशन के बारे में, ऐसे ही हमारी विंड इरोजन में भी कुछ डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि गाइस जो पहला प्रोसेस है दैट इज बेसिकली द डिफ्लेशन। गाइस डिफ्लेशन में क्या होता है कि जो हमारे रॉक्स हैं जब उनकी वेदरिंग हो गई वहां पर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स बन गए, तो जो हमारे बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स थे जब विंड ब्लो करेगी तो वो बहुत ज्यादा दूर जाकर डिपॉजिट होंगे, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स थे वो बेसिकली ज्यादा दूर तक रोल डाउन नहीं हो पाएंगे। तो गाइस बेसिकली हुआ क्या कि जब यहाँ पर इरोजन हुई एंड हमारी विंड इन सेडिमेंट्स को दूर तक लेकर जाने की कोशिश करेगी, तो जो हल्के सेडिमेंट्स होंगे, फाइन पार्टिकल्स होंगे, वो तो बहुत दूर तक चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स, रॉक्स, स्टोन्स होंगे वो उतनी ज्यादा दूर तक रोल डाउन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाएंगे। एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्लेशन। तो जितनी ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी उतनी ही ज्यादा डिफ्लेशन होगी, मतलब जितनी ज्यादा विंड में अभी एनर्जी है तो वो ज्यादा बड़े पार्टिकल्स को भी अपने साथ फ्लो करवा पाएगी। लेकिन होगा क्या कि अगर विंड की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है तो वो पार्टिकल्स वहीं पर रुक जाएंगे। एंड गाइस दूसरी चीज किस पर डिपेंड करेगी कि अगर वहां पर किसी भी तरह की वेजिटेशन नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, तो पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल क्लीन है, तो वहां पर इरोजन बहुत अच्छे से हो पाएगी। एंड इवन अगर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा भी नहीं होगी तो हमारे बड़े पार्टिकल्स भी रोल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रैकल आ गया, कोई प्लांट था या फिर किसी भी तरह की कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखी थी, तो वहां पर हमारे सेडिमेंट्स ज्यादा दूर तक रोल डाउन नहीं हो पाएंगे, इसकी वजह से वहां पर डिफ्लेशन कम हो जाएगी। इसके बाद गाइस बात करते हैं दूसरे प्रोसेस के बारे में, दैट इज बेसिकली द एब्रेशन। एंड जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में देखा था एब्रेशन के बारे में, जिसे हमने कोरेजन का नाम भी दिया था।
तो इसमें गाइस क्या हो रहा था, मैकेनिकल वेदरिंग हो रही थी। उसी तरह से यहाँ पर भी गाइस मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स हो रही है। तो होगा क्या कि जब हमारे डिफ्लेशन के दौरान हमारे कुछ सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, तो वो रास्ते में दूसरी चीजों से टकराएंगे। होगा क्या गाइस, जो हमारे फाइन पार्टिकल्स होंगे वो तो हवा के साथ आराम से ब्लो करते हुए चले जाएंगे और उनकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो भी बहुत ज्यादा होगी। तो हुआ क्या कि जब ये हमारे फाइन पार्टिकल्स, हमारे रॉक्स, हमारे सैंड्स विंड के साथ ब्लो करते हुए जा रहे थे, तो बीच में एक बहुत ही बड़ा सा लैंडफॉर्म आ गया या फिर वहां पर रॉक आ गया। तो गाइस होगा क्या कि जो हमारे फाइन पार्टिकल्स थे वो तो बहुत ही ज्यादा हल्के थे, तो वो अबव द ग्राउंड ब्लो कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपर पार्ट ऑफ द लैंडफॉर्म के साथ टकराएंगे। एंड आपको पता है कि जो हमारे फाइन पार्टिकल्स हैं वो उतनी ज्यादा इरोजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि जो बड़े बड़े रॉक्स थे, जो फाइन पार्टिकल्स नहीं थे, वो तो हमारे ग्राउंड पर ही रोल कर रहे थे। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, लोअर पार्ट ऑफ द लैंडफॉर्म को इरोड करना शुरू करेंगे। तो जो हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो इरोजन ज्यादा कॉज कर देंगे, लेकिन जो हमारे फाइन पार्टिकल रॉक्स हैं वो उतनी ज्यादा इरोजन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से गाइस जो बेस ऑफ द लैंडफॉर्म है वो बेसिकली बहुत नैरो हो जाएगा एंड जो अपर पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। एंड इस तरह के लैंडफॉर्म को हम लोग मशरूम रॉक लैंडफॉर्म भी बोल देते हैं। तो गाइस डिफ्लेशन में क्या हो रहा था कि हमारे सेडिमेंट्स विद विंड ब्लो करते हुए जा रहे थे। अभी अगर ये सेडिमेंट्स हमारे किसी दूसरे लैंडफॉर्म या फिर रॉक के साथ टकरा कर उसकी इरोजन कर रही हैं, तो उसे हमने एब्रेशन का नाम दे दिया है। तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो कम इरोजन करेंगे एज कंपेयर टू द लार्ज साइज पार्टिकल्स, दैट इज द रॉक्स एंड द सैंड्स। तो होगा क्या कि जितने बड़े पार्टिकल्स उतनी ज्यादा इरोजन एंड जितने छोटे पार्टिकल्स उतनी कम इरोजन। जितने बड़े पार्टिकल्स उतना ही बॉटम ऑफ द लैंडफॉर्म नैरो होगा एंड जितने ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होंगे उतना ही जो हमारा लैंडफॉर्म का अपर पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। इसके बाद गाइस बात करते हैं एट्रीशन की। ये हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में भी देखा था कि कैसे जो डिफरेंट तरह के रॉक्स थे, पेबल्स थे, वो आपस में ही टकराकर एक दूसरे की इरोजन करते हुए एक दूसरे को बेसिकली राउंड शेप दे रहे थे एंड वहां पर फाइन पार्टिकल्स की फॉर्मेशन कर रहे थे। ऐसा ही कुछ हमारे डेजर्ट एरियाज में भी होता है। होगा क्या गाइस, जब डिफ्लेशन के दौरान हमारे कुछ रॉक्स या फिर स्टोन्स हमारे ग्राउंड पर रोल आउट कर रहे होंगे, तो वो आपस में टकराएंगे। टकराने के कारण क्या होगा कि वो उनकी सेडिमेंटेशन बहुत ही ज्यादा लूज हो जाएगी, वो एक दूसरे की इरोजन करेंगे, वेदरिंग करेंगे एंड इस तरह के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉइल इरोजन। एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है एट्रीशन। तो हमने 3 तरह के इरोजन प्रोसेसेस देखे, एब्रेशन देखा, डिफ्लेशन देखा एंड एट्रीशन देखा। एट्रीशन में डिफरेंट रॉक्स आपस में टकराकर एक दूसरे की इरोजन कर रहे थे एंड हमारे डिफ्लेशन में डिफरेंट जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर जा रहे थे। एंड डिफ्लेशन के दौरान जो सेडिमेंट्स थे वो बेसिकली जब दूसरे तरह के रॉक्स या फिर लैंडफॉर्म्स की इरोजन कर रहे थे तो उसको हमने एब्रेशन का नाम दे दिया था। तो गाइज आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे हमारे डिफरेंट एओलियन लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होगी, क्या है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड इरोजन एंड ऑल्सो अबाउट द वेदरिंग। अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे एओलियन इरोजनल लैंडफॉर्म्स की एंड एओलियन डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।